हेलो एवरीवन, वेलकम टू हैश प्रोग्रामर्स यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लूप की लूप कैसे काम करती है हमारे कोड में। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर देखें तो लूप को हम यूज़ करते हैं जब तक हमें कोई स्टेटमेंट या कोई भी हमारा प्रोग्राम अगर रिपीट करना हो एक पर्टिकुलर कंडीशन तक। अगर मुझे कुछ प्रिंट कराना है 10 टाइम्स, तो मैं उसे लूप को वहाँ पे कंडीशन लिख दूंगा कि ये 10 टाइम चले और 10 टाइम्स तक उसका प्रिंटफ मेरा काम करेगा। मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मेरे पास एक बकेट है और ये टैप है, मुझे इस टैप से इस बकेट को भरना है विद द हेल्प ऑफ दिस स्मॉल मग। मैं इस मग की हेल्प से अपने इस बकेट को भरना चाहता हूँ। तो मुझे इस मग को तब तक यूज़ करना पड़ेगा, मुझे इस टैप से मग भरना है, फिर मग से बकेट भरनी है। तो ये काम मुझे रिपीट करना पड़ेगा कब तक, जब तक मेरी बकेट फिल ना हो जाए, जब तक ये बकेट फुल ना हो जाए। अब मेरी बकेट फुल है तो जब तक जितनी बार मुझे ये करना पड़ा, मैंने वहाँ पे कंडीशन लगा दी कि जब तक मेरी बकेट फुल ना हो तब तक मुझे ये काम करना है, तब तक मुझे स्टेप में से मग को भरना है, फिर मग से बकेट भरनी है। तो ये होता है हमारा लूप। नेक्स्ट, अब हम इसे एक फ्लो चार्ट की हेल्प से समझेंगे। मैं यहाँ पे फ्लो चार्ट बना रहा हूँ 1 से 10 तक की सीरीज का। मुझे 1 से 10 तक की गिनती प्रिंट करनी है मुझे अपने कोड की हेल्प से। तो मैंने अपना फ्लो चार्ट स्टार्ट करने के लिए एक टर्मिनल वहाँ पे लगा दिया है, वहाँ पे मैंने लिख भी दिया है स्टार्ट। नेक्स्ट जो मेरा प्रोसेस था उसके लिए मैं रेक्टेंगल यूज़ करता हूँ, मैंने रेक्टेंगल में यूज़ कर लिया है डिफाइंड वेरिएबल। मैंने वेरिएबल डिफाइन करा है और वेरिएबल को डिफाइन करते वक्त ही एक वैल्यू दे दी। एन की इनिशियल वैल्यू है वो 0 है, एन 0 से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट मैंने प्रोसेस करा n इक्वल्स टू n+1। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर मैं ऊपर डिफाइन वेरिएबल में n को 0 वैल्यू ना दूं और डायरेक्ट अपना नेक्स्ट प्रोसेस लगा दूं कि n इक्वल्स टू n+1, यानी n की इनिशियलाइज वैल्यू है क्या है वो कोड को अभी हमने नहीं बताई है। मैंने ऊपर डिफाइन वेरिएबल में सिर्फ n लिखा है, एक वेरिएबल डिफाइन करा है, लेकिन मैंने उसकी कोई वैल्यू नहीं दी। तो अब होगा क्या कि हमारा जो कंपाइलर है वो एक वैल्यू एज्यूम कर लेगा n के लिए। उसने अगर 200 या 200 अगर उसने एज्यूम कर ली, तो जब वो नेक्स्ट प्रोसेस में आया तो उसने वहां पे उसे 201 कर दिया। अब जो मेरी सीरीज प्रिंट होगी वो 201 से जहां तक का मैं कोड लगाऊंगा वहां तक प्रिंट होएगी। तो ये मेरी जो सीरीज, ये मेरे कोड के लिए एक एरर आ सकता है। तो मैंने इसीलिए इसकी स्टार्टिंग में ये एक वैल्यू दे दी कि n की जो इनिशियल वैल्यू है वो 0 है। अब जब n इक्वल्स टू n+1 उसके ऊपर प्रोसेस लगा तो n की वैल्यू अब यहाँ पे 1 हो गई। देन नेक्स्ट मैंने इसे प्रिंट करा लिया, तो हमारी सीरीज का पहला जो एलिमेंट था वो प्रिंट हो गया है। तो अब वहाँ पे वो n जो है प्रिंट हो चुका है, तो n की वैल्यू 1 थी वो वहाँ पे प्रिंट हो गया। अब मुझे क्या करना है कि उस n में, अब n की वैल्यू 1 है तो मुझे उस वैल्यू 1 में, n की वैल्यू 1 में एक और ऐड करा लेना है। तो या तो मैं इस प्रोसेस को नीचे कंटिन्यू लिखूं या फिर मैं यहाँ से लूप दे देता हूँ और लूप में कंडीशन दे देता हूँ, अगर वो कंडीशन सही है तो ये ऊपर चला जाएगा, मतलब उसे कंटिन्यू रखेगी। मैं यहाँ पे कंडीशन दे रहा हूँ कि n जो है जब तक 10 से छोटा है तब तक वो उसे प्रिंट करे। जब तक हमारा जो n की वैल्यू है जब तक वो 10 से छोटी है तब तक तो वो कंटिन्यू करे, और अगर नहीं हो तो उस कोड को वहाँ पे रोक दे। मैं एग्जांपल लेता हूँ, अभी मैंने यहाँ पे बिना लूप के मैंने 1 प्रिंट करा लिया, फिर डिसीजन में गया कि n जो है 10 से छोटा है, 1 10 से छोटा है, तो यस, फिर वो दोबारा गया। अब हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे n इक्वल्स टू n+1, अब n की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2। नेक्स्ट अब हमने 2 को प्रिंट करा लिया, अब 2 भी हमारा n से छोटा है, तो फिर ये यहाँ से यस की कंडीशन में जाएगा और यहाँ पे फिर उसमें 1 ऐड हो जाएगा, फिर ये यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर 3 प्रिंट हो जाएगा हमारा स्क्रीन पे। नेक्स्ट फिर उसने चेक करा कि 3 भी हमारा छोटा है 10 से, देन वो फिर उसमें एक और ऐड कर देगा, मतलब वो 4 हो जाएगा, तो प्रिंट 4, n इक्वल्स टू 4 था वो प्रिंट हो गया। अगेन ये यहाँ पे फिर छोटा है तो ये ऐसे ही कंटिन्यू करता रहेगा, लेकिन जब यहाँ पे 9 आया तो 9 की वैल्यू को तो ये 10 से छोटा था इसने दोबारा भेज दिया, लेकिन 9 की वैल्यू यहाँ पे हो गई 10। अब प्रिंट करा लिया 10, लेकिन अब क्या हुआ कि n 10 इक्वल्स टू 10, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हुई ना, तो अब वो क्या करेगा, कोड को यहाँ पे स्टॉप कर देगा। तो ऐसे काम करती है हमारी लूप। अब चलते हैं सी का एक कोड बनाते हैं जिसमें हम यही सीरीज एक प्रिंट कराएंगे, अपनी 10 नंबर्स की सीरीज हम उसमें प्रिंट कराएंगे और देखेंगे कि कैसे एक्चुअल में क्या फॉर्मेट होता है हमारी लूप को लगाने का। तो शुरू करते हैं कोड अपना। तो फाइल में जाके एक न्यू शीट जनरेट कर लेता हूँ। फुल स्क्रीन करने के लिए फंक्शन की F5 प्रेस करूँगा और अपनी कोड को स्टार्ट करने के लिए जो हम हेडर फाइल्स देते हैं वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, #include
स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, नेक्स्ट कंसोल लगा लेते हैं, हैश इंक्लूड कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच, और अपना एक मेन फंक्शन मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। तो void मेन मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, आप इंट मेन भी यूज़ कर सकते हैं, मगर जो इंट मेन होता है आपको उसमें कुछ रिटर्न करानी पड़ती है, कोई इंटीजर वैल्यू। अगर आप उसे इंटीजर वैल्यू को रिटर्न नहीं कराते हैं तो आपको नीचे रिटर्न 0 लिखना पड़ेगा, या फिर अगर आप किसी वैल्यू को रिटर्न कराते हैं तो आपको वहाँ पे उस वेरिएबल वहाँ पे देना पड़ेगा। लेकिन अभी हम void, इस void का मीनिंग ही यही होता है कि ये एम्प्टी है, इसमें ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, इसलिए हम void से हम अपना मेन फंक्शन, मेनली हम void ही यूज़ करते हैं अपना मेन फंक्शन बनाने के लिए। तो मैं इसमें इंटीजर यूज़ कर लेता हूँ कि काउंटिंग जो मैं प्रिंट कराने वाला हूँ वो 1 से 10 तक की है, तो मैं एक इंटीजर डिफाइन कर दिया। तो अब मैं n इक्वल्स टू 0 यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, या फिर यहाँ पे इसे बंद करके नेक्स्ट लाइन में मैंने n को वैल्यू दे दी 0। जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट मैंने क्या करा कि n इक्वल्स टू n प्लस 1, अगर मैं इसे यहाँ पे लिख दूँ तो अब मेरे n की वैल्यू 2 हो जाएगी, मतलब n इक्वल्स टू n प्लस 1, यहाँ पे 0 थी और यहाँ पे n की वैल्यू 1 हो चुकी है। लेकिन अब मुझे ये काम बार बार करना है, जो n की वैल्यू 1 है वो मुझे बार बार यहाँ पे करना है। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा अपनी वाइल लूप। तो वाइल लूप नेम से ही क्लियर है, वाइल यानी जब तक हमारा n जो है लेस देन 10 है। मैंने ये कंडीशन लगा दी, बहुत इजी लूप है ये हमारी वाइल लूप, समझने में बहुत अच्छे से आ जाती है कि वाइल हमने वहाँ पे स्टेटमेंट दे दी वाइल, उसके आगे जैसे हमने इफ एल्स में अपनी कंडीशन दी थी इफ स्टेटमेंट, तुरंत उसके आगे पैरेंथेसिस में कंडीशन, वैसे ही वाइल स्टेटमेंट हमने वहाँ पे लिख दी, उसके आगे जस्ट हमने पैरेंथेसिस के बीच में एक स्टेटमेंट कंडीशन दे दी कि जो हमारा n है जब तक 10 से छोटा है तब तक ये लूप वहाँ पे काम करे। तो n इक्वल्स टू n प्लस 1 और प्रिंट फंक्शन लगा दिया, तो उसमें इंटीजर वैल्यू ही होगी, तो मैंने यहाँ पे उसका एड्रेस दे दिया n। तो अब मेरा 1 यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो अब जब मैंने इस लूप को बंद कर दिया तो अब हुआ क्या कि ये 10 टाइम्स चलेगी, जैसे मैंने फ्लो चार्ट में समझाया था वैसे ही ये 10 टाइम्स चलेगी और मेरी वहाँ पे काउंटिंग लिख देगी। तो void main के साथ हम यूज़ करते हैं get ch और void main बंद। तो करते हैं इसे कंपाइल कंट्रोल प्लस F9 से। तो यहाँ पे मेरी काउंटिंग लिख दी उसने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 0, अगर आप रेगुलर पढ़ें तो। लेकिन मुझे ही क्या चाहिए था कि जो मेरी काउंटिंग है वो हर बार नई लाइन में आए, मतलब जब भी प्रिंट हो मेरा कर्सर नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाए। तो मैंने यहाँ पे शुरू कर लिया, तो मैं इसे करता हूँ दोबारा कंपाइल, तो कंट्रोल F9 से कंपाइल होगा। तो अब उसने जो सेकंड टाइम का जो रिजल्ट दिया है वो दिया है उसने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हर एक लाइन में उसने अलग अलग डिजिट दिया है। लेकिन मेरा पुराना रिजल्ट भी वहाँ पर है, तो पुराने रिजल्ट को हम क्लियर करने के लिए यूज़ करते हैं CLR SCR यानी क्लियर स्क्रीन। फिर इसे कंपाइल करते हैं, तो अब मेरे पास सिर्फ यही 10 डिजिट्स आए, लेकिन इन 10 डिजिट्स के ऊपर जो ये मेरे 10 डिजिट्स हैं इनके ऊपर मुझे एक ब्लैंक लाइन मिली, मतलब मेरी जो फर्स्ट लाइन थी वहाँ पे एक गैप आ गया। तो वो ऐसा क्यों आया, क्योंकि मैंने जो न्यू लाइन की जो कमांड दी है, जो \n लगाया है वो %d से पहले लगाया है, कि मतलब जब वो लिखेगा वो %d यानी हमारी n की वैल्यू को लिखने से पहले ही उसने अपना कर्सर नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर लिया। अगर आप ऐसा चाहते हो तो आप ऐसे लगाओ, या आप उसे नेक्स्ट लाइन में उसके बाद लगाओ, तो ऐसे आपका रिजल्ट एक स्टार्टिंग से ही लिखा हुआ आएगा। अब मैं चाहता हूं कि जो मेरा रिजल्ट है उसमें न्यू लाइंस में ना आके वो टैब, मतलब थोड़ा थोड़ा गैप आ जाए उसके बीच में, तो मैं यहाँ पे \t यूज़ करते हैं टैब वाले उसके लिए। तो टैब जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट 8 स्पेस का होता है, तो यहाँ पे भी 8 स्पेस की तरह ही लगेगा। तो अब उसने वहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक ही रो में लिख दिए, बट उनके बीच में कुछ गैप दे दिया। अब मैं चाहता हूं कि जो मेरी काउंटिंग है, मतलब जो मैंने n को वैल्यू दी थी, जो n के आगे जो कंडीशन दी थी वो मैंने 10 दी थी, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो यूज़र मेरा चाहे वो उस हिसाब से वो काउंटिंग प्रिंट कराए। लाइक अब वो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल दे दिया m, अब m की वैल्यू जितनी यूज़र वहाँ पे देता है तो उस टाइम तक हमारी लूप कंटिन्यू रहेगी। तो मुझे m की वैल्यू स्कैन भी करानी पड़ेगी, तो पहले मुझे वहाँ पे एक मैसेज देना पड़ेगा यूज़र के लिए, printf एंटर लास्ट डिजिट, मतलब आपकी सीरीज का जो लास्ट डिजिट है वो बता दो।
तो मैं यहाँ पे स्कैनफ लगा लेता हूँ, स्कैन फंक्शन इंटीजर वैल्यू ही लूँगा, तो %d और उसके साथ एड्रेस ऑफ m, वो वैल्यू m में स्टोर हो जाएगी। अब मैंने m यहाँ पे यूज़ तो कर लिया और यहाँ पे भी यूज़ कर लिया, बट मैंने ऊपर डिफाइन नहीं करा। तो C में जब तक आप कोई वेरिएबल डिफाइन नहीं करते तब तक हमारा कोड जो है, जो कंपाइलर है, उसके साथ वो डील नहीं करता। तो अब मेरा कोड यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब मैं इसे कंपाइल करता हूँ Ctrl+F9 से। तो Ctrl+F9 कंपाइल होने के बाद उसने कहा एंटर लास्ट डिजिट। मैं चाहता हूँ जो मेरी काउंटिंग थी अब तक 10 तक जा रही थी, लेकिन अब 5 तक ही जाए। तो अब ये 1 2 3 4 5 तक उसने काउंटिंग लिखी और उसके बाद मेरा कोड रुक गया। नेक्स्ट, तो ऐसे हम अपने लूप को यूज़ कर सकते हैं किसी भी सीरीज़ के लिए। आप इसमें चाहो तो टेबल भी बना सकते हो इसी की हेल्प से। तो आप यहाँ पे n = 10 लिख दोगे और आपका जो वेरिएबल है उसकी जो जिस वैल्यू का इंक्रीमेंट होगा उससे मल्टीप्लाई करते जाओगे। नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा कुछ बेसिक्स कोड्स की अपनी वाइल लूप के साथ। तो ये थी हमारी वाइल लूप। वाइल लूप का फॉर्मेट कुछ ऐसा था। अब नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे कि हमारी बाकी जो हमारी सी की लूप्स हैं, सी में हमारी मेन 3 लूप होती हैं, वाइल लूप, डू वाइल लूप और फोर लूप। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में चेक करेंगे कि ये बाकी की 2 लूप कैसे काम करती हैं। सो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कोई डाउट हो तो कमेंट करें और हैश प्रोग्रामर्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।